सही। देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हमें देखना है फ्रिक्शन, राइट। नेक्स्ट टॉपिक हमें जो देखना है वो देखना है फ्रिक्शन। कॉन्टैक्ट फोर्स में हमें 3 फोर्सेस पढ़ने थे, राइट। पहला क्या पढ़ा है हमने? टेंशन। दूसरा पढ़ लिया है। तीसरा हमारा जो पार्ट है वो है फ्रिक्शन का, और ये सबसे ट्रिकी और मजेदार टॉपिक है, राइट। सबसे ज्यादा ट्रिकी है। सही तरीके से कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो उसको सॉल्व करने में थोड़ा क्या होगा, मुश्किल होगा। तो पहले क्या करना है, कॉन्सेप्ट सही तरीके से क्या समझ लेना है, उसके बाद हम क्या करेंगे देखेंगे। और क्वेश्चन इसमें हमेशा अच्छे ही बने हैं, कभी भी नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन या फालतू टाइप के क्वेश्चन नहीं बने, अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं जनरली। अब इसको समझने के लिए पहले प्रॉपर समझते हैं। एक मिसकंसेप्शन होता है लोगों का कि जो फ्रिक्शन है वो हमेशा मोशन का अपोज करता है। पहली चीज ये ट्रू नहीं है। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन का अपोज करे ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, राइट। तो स्टेप वाइज क्या करेंगे सीखेंगे। पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर अगले में जाएंगे, फिर अगले में, इस तरह से क्या करते हुए पढ़ेंगे। पहला ये समझ लेना, फ्रिक्शन मोशन का अपोज नहीं करता, राइट। कर भी सकता है और सपोर्ट भी कर सकता है। जैसे अगर हम क्या कर रहे हैं, यहां पे वॉक कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, तो एज ऑफ नाउ यहां पे फ्रिक्शन की वजह से ही मैं चल पा रहा हूं, राइट। अगर फ्रिक्शन नहीं होता है, इमेजिन करो कि मैं ये बोलता कि भाई ये जो सरफेस है वो बहुत स्लिपरी है, लेट्स से आइस है, और हमने भी जो चप्पल पहन रखी बिल्कुल नीचे से बिल्कुल फ्लैट हो चुका है, राइट, घिस चुका है। अब अगर हम इसी में चलने की कोशिश करते हैं तो क्या होता, थोड़ा सा, राइट, डिफिकल्ट होता। अगर हम इसमें चलने की कोशिश करते हैं तो जो पैर है वो आसानी से क्या हो सकता है, फिसल सकता है, इसमें स्लिप हो सकता है। तो फ्रिक्शन के अब्सेंस में हमें चलने में क्या हो जा रही है, परेशानी हो रही है। अगर फ्रिक्शन होता तो आराम से चल सकते हैं। तो अगर मुझे कभी भी आंसर देना पड़ा कि क्या फ्रिक्शन मेरा अपोज कर रहा है, नहीं, मेरे चलने का बदल के क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। पर हाँ, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का हमेशा क्या करता है, अपोज करता है। हम ये बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन हमेशा किसका अपोज करता है, रिलेटिव मोशन का। कुछ भी हो जाए रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। अब रिलेटिव मोशन का कैसे अपोज कर रहा है समझो। जब मैं इसमें चलने की कोशिश कर रहा तो मैंने क्या किया, अपने पैर से इस पे क्या किया, पीछे की तरफ फोर्स लगाया, राइट। जब मैं पैर से इस पे फोर्स लगा रहा तो मेरा पैर इस सरफेस पे किधर जाना चाह रहा है, पीछे। मैंने अपने पैर को सरफेस पे रखा और चलने के लिए पीछे की तरफ फोर्स लगाया, तो मेरा जो पैर है वो सरफेस पे किधर जाना चाह रहा है, पीछे। तो सरफेस के रिलेटिव मेरे पैर की वेलोसिटी है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो मुझ पे फोर्स लगेगा किसमें, किधर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और उस फॉरवर्ड डायरेक्शन की मदद से, उस फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो उसने मेरे मोशन का अपोज नहीं किया है, बल्कि मेरे पैर का रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन मतलब विद रिस्पेक्ट टू सरफेस के रिस्पेक्ट में मेरा पैर पीछे जाना चाह रहा है, राइट। तो रिलेटिव मोशन पीछे है तो उसका अपोज कर रहा है और फोर्स लगा रहा है किधर, और उसी फोर्स से हम क्या कर पा रहे हैं, चल पा रहे हैं। तो मोशन में क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, लेकिन रिलेटिव मोशन का 100% क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। उसी की जगह इमेजिन करो कि मेरे पास एक बड़ा सा बॉक्स हो, उसको मैंने सरफेस पे रखा और ऐसे धक्का दे दिया, है ना। तो यहां पे हमारे पास सरफेस में एक बड़ा सा बॉक्स है, इस पे हमने क्या कर दिया, धक्का दे दिया। तो हमें पता है कुछ दूर जाके ये क्या हो जाता है, रुक जाता है। कुछ दूर जाता है और ये रुक जाता है। क्यों रुक जा रहा है, क्योंकि जब ये आगे जा रहा है तो इस पे फ्रिक्शन लग रहा है किधर, तो यहां पे इसके मोशन का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, राइट। मोशन का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। इसी तरह से अगर हम कुछ एग्जांपल ऐसे ले ले, समझो, मान लो मैंने बोला कि ये मेरे पास क्या है, एक सरफेस है, राइट, ये सरफेस है, और यहां पे मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रख दिया। तो लेट्स से इस सरफेस के ऊपर में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अगर इन दोनों के बीच में किसी भी टाइप का कोई फ्रिक्शन नहीं होता, इमेजिन करो इन दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होता, और मैं इसको आगे खींचता, तो ये किधर गिर जाता। वो बचपन में कॉइन वाला एक्सपेरिमेंट किया था, है ना। तो अगर हम इसको आगे की तरफ खींचते और फ्रिक्शन नहीं होता तो किधर गिर जाता, पीछे। लेकिन जब हम इसको आगे खींच रहे हैं तो ये भी साथ साथ आगे जा रहा है। तो ये आगे जा पा रहा है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, राइट, फ्रिक्शन की वजह से आगे जा पा रहा है। अब अगर मैं इस मार्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो देखेंगे, या मार्कर से मैं पूछूंगा कि भाई क्या तेरा फ्रिक्शन तेरे मोशन का अपोज कर रहा है, तो बोलेगा नहीं, मैं आगे जा ही इसलिए पा रहा क्योंकि मेरे पास क्या है, फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन की मदद से मैं जा रहा हूं। फ्रिक्शन मेरे मोशन का अपोज नहीं कर रहा, बल्कि क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है, तो समझो बेटा, मैंने फोर्स लगाया है किस पे, मैंने फोर्स किस पे लगाया है, इस कॉपी पे या सर्फेस पे। तो ये आगे जा रहा है, इसके रिलेटिव ये किधर जा रहा है, पीछे। रिलेटिव मोशन का मतलब यही तो है।
राइट, कि एक के रिस्पेक्ट में, जरूरी नहीं को सच में पीछे जाए, पर उसके रिस्पेक्ट में। जैसे प्लेटफॉर्म क्या सच में मूव करता है, पर अगर हम जा रहे हैं तो हमारे रिस्पेक्ट में हम बोल देते हैं कि वो किधर जा रहा है, राइट। तो रिलेटिव मोशन का सीधा सीधा मतलब यही होगा कि भाई मेरे रिस्पेक्ट में वो जा रहा है किधर, पीछे। तो इसी तरह से हम बोलेंगे कि हमने फोर्स लगाया है किस पे, इस कॉपी पे, और हम इसको आगे खींच रहे हैं, तो इस कॉपी के रिस्पेक्ट में ये किधर जा रहा है, पीछे। और फ्रिक्शन फोर्स हमेशा किसका अपोज करता है, रिलेटिव मोशन का। अगर ये पीछे जाने की कोशिश करेगा तो इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे, और उसी फ्रिक्शन फोर्स से ये क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। तो कभी ये मोशन का क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, कभी मोशन का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, लेकिन 100% ऑफ द टाइम रिलेटिव मोशन का क्या करता है, अपोज करता है। पहली चीज ये क्लियर होना चाहिए कि फ्रिक्शन मोशन का नहीं बल्कि रिलेटिव मोशन का क्या करता है, अपोज करता है। दूसरा, फ्रिक्शन कितना लगेगा, राइट, या कैसे लगेगा, वो भी हमको क्या करना, समझना है। तो फ्रिक्शन की नेचर के बारे में थोड़ा समझना है। एग्जांपल से समझते हैं। हम सबके फ्रेंड सर्कल में, हम सबके फ्रेंड ग्रुप में एक ऐसा दोस्त होता है जो महाआलसी होता है या नहीं? हम सबके फ्रेंड सर्कल में एक ऐसा होता है जो महाआलसी होता है, भयंकर आलसी। कहने का मतलब है वो चाहता है बस ऐसे बेड में पड़ा रहे, उसको कहीं ना जाना पड़े, वो टस से मस ना हो, बस एक जगह पड़ा रहना। जब मैं एग्जांपल देता हूं, मेरे दिमाग में मेरा एक फ्रेंड चलता रहता है, क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल में भी ऐसा है, राइट। वो बेड में पड़ा हुआ है, इनफैक्ट हम घूमने गए हुए हैं पर वो होटल रूम में पड़ा हुआ है, अरे कहीं नहीं जाना। समझो इसको और ध्यान से समझो। ये ऐसा फ्रेंड है जो ये नहीं चाह रहा कि तुम भी उसके साथ बैठ जाओ, उसका ये मोटिव नहीं है। वो सिर्फ ये चाह रहा है कि भाई उसको कहीं ना जाना पड़े, उसको अपनी जगह से टस से मस ना होना पड़े, उसको देश दुनिया से कोई मतलब नहीं, वो अपने में मगन है बिल्कुल, राइट। बेड ही उसका, राइट, अंतिम बिल्कुल डेस्टिनी है, वो उसी में पढ़ाना चाह रहा है, उसको कहीं किसी से कोई मतलब नहीं। जब तक तुम इसको उंगली नहीं करोगे ये भी तुमको परेशान नहीं करने वाला। ये पढ़ा है, ये तुमको कभी फोर्स नहीं आया, कभी तुमको अपने पास भी नहीं बुलाएगा, है ना, समझते जाओ। जब तक तुम इसको डिस्टर्ब नहीं करोगे, जब तक तुम इसको उंगली नहीं करोगे, जब तक तुम इसमें फोर्स नहीं लगाओगे, ये भी तुमको डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन जैसे तुमने इस पे फोर्स लगाना शुरू किया, राइट, ये आराम से पड़ा हुआ है और तुम आए और हाथ पकड़ा और बोला भाई चल घूमने चल रहे हैं, जैसे तुम इसको क्या करोगे, फोर्स लगाओगे, अब ये तुम पे फोर्स लगाना शुरू करेगा और अपोजिंग नेचर का। ये बोलेगा भाई छोड़ यार, तुम बोलोगे भाई चल घूमने चल रहे हैं, ये उल्टा फोर्स लगाएगा, अरे छोड़ कहां चलना है। ये ऐसा फोर्स नहीं लगाएगा, इतना नहीं लगाएगा कि आ तू भी मेरे साथ बैठ, नहीं, ये अपने में मस्त है, इसको तुमसे कोई लेना नहीं, इसको तुमसे क्या देश दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। तो ये कभी भी ऐसी कोशिश नहीं करेगा कि तुम भी उसके साथ बैठ जाओ। वो सिर्फ चाहता है कि भैया मेरे को अपनी जगह से ना उठना पड़े। तो ये जो दोस्त है, राइट, ये इसको देश दुनिया से कोई मतलब नहीं। जब तुम इस पे क्या करोगे, फोर्स लगाओगे, भाई चल घूमने चलते हैं, तो ये भी क्या करेगा, अपोज करेगा, ये भी तुम पे फोर्स लगाएगा। ये उतना फोर्स लगाएगा, सिर्फ उतना कि इसको अपनी जगह से, ये तुम पे कभी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाएगा तू भी मेरे साथ बैठ, नहीं, इसको देश दुनिया से कोई लेना देना नहीं। तुमने जब फोर्स लगाना थोड़ा सा और बढ़ाया और चल घूमने चल रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, और अपोज कर रहा है, नहीं छोड़। जैसे जैसे तुम फोर्स लगाना बढ़ा रहे हो, वैसे वैसे उसका अपोज करना भी क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। कभी भी तुमसे ज्यादा फोर्स नहीं लगा रहा है, क्योंकि तुमसे ज्यादा फोर्स है तुम भी बैठ जाओगे, ये वो नहीं चाहता। तुम बेड की दूसरे साइड गए और इधर से खींचना शुरू कर दिया, मतलब तुमने फोर्स का डायरेक्शन क्या कर दिया, बदल दिया। भाई चल घूमने चलते हैं, जैसे तुमने फोर्स का डायरेक्शन बदला, इसने भी फोर्स का डायरेक्शन क्या कर दिया, बदल दिया। पहले तुम ऐसे खींचे थे, इसके फोर्स का डायरेक्शन इधर था, अब तुम इधर खींच रहे हो, इसके फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, ये भी उसको पकड़ खींच रहा है, छोड़। समझ में आया? जैसे जैसे तुम फोर्स बढ़ाते जा रहे हो, ये भी बढ़ाता जा रहा है, और जैसे तुमने डायरेक्शन चेंज किया, इसने भी क्या कर लिया, डायरेक्शन चेंज कर लिया। ये चाहता है कि इसको उठना ना पड़े। तुमने अपने एक दोस्त को और बुलाया, चला इसको खींचता, अब तुम दोनों इसको पकड़ के खींच लो, राइट, चल घूमने चलते हैं। अब देखो, ये चाहता है कि इसको वहां से टच से मस ना होना पड़े, जिसके लिए अपोजिंग डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। लेकिन अगर दो दो लोग आ जाएंगे और दो दो लोग इसको खींचना शुरू करेंगे, तो भैया बाहुबली तो है नहीं कि जितना फोर्स दो लोग मिलकर लगाएंगे, तीन लोग मिलकर लगाएंगे, उसका अपोज कर पाएगा। अब तुमने इसकी कैपेसिटी से ज्यादा फोर्स लगा दी,
भाई कोई भी कितना फोर्स लगा सकता है, उसकी एक लिमिट होती है, उसकी एक लिमिट होती है। तुमने इसके लिमिट से क्या कर दिया है, ज्यादा फोर्स लगा दिया। दो लोग मिलकर अब इसको क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, क्या अभी अपोज कर पाएगा? नहीं, राइट? तो अब इसको मूव करना पड़ेगा, अब इसको मूव करना पड़ेगा। अब तुम जरूर ऐसा एक्सपेक्ट करोगे कि दो लोगों ने खींचा और इसको उठना पड़ेगा तो ये बिल्कुल कपड़े वपड़े झाड़ेगा और बोलेगा चल घूमने चलते। नहीं, ऐसा ये बिल्कुल नहीं करेगा, राइट? इसकी टेंडेंसी एक जगह पड़े रहने की, इसकी टेंडेंसी अपोज करने की, राइट? जब तुम इसके लिमिट से ज्यादा फोर्स लगाओगे तो बेचारे को मूव करना पड़ेगा क्योंकि तुम ज्यादा फोर्स लगा रहे हो, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये फोर्स लगाना बंद कर देगा। ये मूव करते समय भी फोर्स क्या करता रहेगा, लगाता रहेगा, और तुम इसको खींच रहे हो तो बेचारा ऐसे करके आगे फिसलता रहेगा, लेकिन ये फोर्स लगाना बंद नहीं करेगा, राइट? कुछ भी हो जाए फोर्स लगाना बंद नहीं करेगा, बेचारा इस तरह से फिसलता ही रहेगा, इस तरह से लगाता रहेगा, लेकिन इसको मजबूरी में आगे बढ़ना पड़ेगा। फ्रिक्शन की भी टेंडेंसी कुछ इसी आलसी दोस्त की ही तरह है, राइट? इस आलसी दोस्त की ही तरह है। जब तक किसी ऑब्जेक्ट में टेंडेंसी ऑफ मोशन नहीं आएगा, जब तक कोई उसको मूव नहीं कराना चाहेगा, जब तक उसमें कोई फोर्स नहीं लगाएगा, तब तक वो भी फोर्स नहीं लगाएगा। जैसे ही तुमने उस पर फोर्स लगाना शुरू किया, वैसे भी वो क्या करता जाएगा, अपोज करता जाएगा, पर एक लिमिट तक। इस लिमिट को कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, राइट? इस लिमिट को कहा जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। इससे ज्यादा फोर्स वो नहीं लगा सकता। तो इमेजिन करो, मैंने तुमको ये बोला कि यहां पे मेरे पास क्या है, एक मास है, राइट? और ये जो सरफेस है वो कैसा है, फ्रिक्शन वाला। ये जो सरफेस है वो है फ्रिक्शन वाला। यहां पे उसकी लिमिटिंग है 10 न्यूटन। मान लो मैंने बोला कि भाई इसके लिए जो लिमिटिंग फोर्स है वो कितना है, 10 न्यूटन। मतलब ये वो मैक्सिमम फोर्स है जो क्या कर सकता है, लगा सकता है। इससे ज्यादा ये फोर्स नहीं लगा पाएगा, इससे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगा पाएगा। अब अगर ये चुपचाप पड़ा हुआ है, मैंने इस पे कोई फोर्स नहीं लगाया, तो क्या इसमें किसी भी टाइप की टेंडेंसी ऑफ मोशन आई? क्या कोई ऐसा है जो उसको मूव कराना चाह रहा है? ये मस्त है अपने में, ये भी कोई फ्रिक्शन फोर्स। तो जब तक इसमें टेंडेंसी ऑफ मोशन नहीं आएगा, ये लगा सकता है पर ये लगाएगा नहीं, राइट? इसमें किसी भी टाइप का कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा। तुम आए और इसको धक्का देना शुरू किया, तुमने इसमें फोर्स लगाया कितना, 2 न्यूटन। 2 न्यूटन से धक्का देने की कोशिश कर रहे हो, टेंडेंसी ऑफ मोशन आया, राइट? ये अपोज करना शुरू कर देगा और ये कितना फ्रिक्शन लगाएगा, 2 न्यूटन का ही लगाएगा, तुमसे ज्यादा फोर्स नहीं लगाएगा कभी भी। क्या मूव करेगा? तो मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि जितना फोर्स तुम लगा रहे हो उतनी फोर्स से ये क्या कर ले रहा है, अपोज भी कर ले रहा है। तुमने अपने फोर्स की वैल्यू को बढ़ा के कर दी 5 न्यूटन, फ्रिक्शन बढ़ के कितना हो जाएगा? तुमने फोर्स को बढ़ा दिया 9 न्यूटन, क्या मूवमेंट होगा? नहीं। तुमने इसको बढ़ा के कर दिया 12 न्यूटन, कितना? अब इससे ज्यादा ये फोर्स को नहीं बढ़ा पाएगा, राइट? 10 न्यूटन से ज्यादा इसमें फोर्स नहीं लग पाएगा, क्योंकि वही इसकी क्या हो गई, लिमिट हो गई। अब इसको मूव करना पड़ेगा। तो क्या मूव करते समय ये फोर्स लगाना बंद कर देगा? ना, मूव करते समय ये फोर्स लगाना बंद नहीं करेगा। अब इस पे नेट कितना फोर्स लग रहा, 2 न्यूटन। तुम इधर से धक्का दे रहे हो कितने से, 12 न्यूटन से। ये अपोज कर रहा है कितने से, नेट 2 न्यूटन के फोर्स से क्या करेगा, ये मूव करेगा, राइट? आगे बढ़ेगा। समझो, फ्रिक्शन फोर्स का आंसर कभी भी डायरेक्ट नहीं देना है, कभी भी डायरेक्ट नहीं देना है कि बस देखे और आंसर दे दिए। एकदम कसम खा लो कि जब भी फ्रिक्शन आएगा तुरंत आंसर नहीं देना है, नहीं तो गलत होने के चांसेस है। आराम से रुक जाना है, 2-4 सेकंड का समय लेना है और कंपेयर करना है। किन 2 चीजों को कंपेयर करना है कि हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, राइट? वो फोर्स जो इसको मूवमेंट में लाना चाह रहा है। इसको कभी कभी मेरे मुंह से एक्सटर्नल फोर्स निकल जाता है, कभी कभी ड्राइविंग फोर्स निकल जाता है, बट ध्यान रहे यहां का जो एक्सटर्नल फोर्स है, जो न्यूटन थर्ड लॉ में हमने एक्सटर्नल इंटरनल सीखा था, उससे कोई लेना देना नहीं है। वहां पे एक्सटर्नल या इंटरनल का मतलब क्या था, सिस्टम के बाहर से जो फोर्स लगेगा एक्सटर्नल, सिस्टम के अंदर जो लगेगा वो इंटरनल। यहां पे मेरे मुंह से जो एक्सटर्नल निकल जाता है उसका मीनिंग वो है, वो फोर्स जो उसको क्या कराना चाह रहा है, मूव कराना चाह रहा है। तो कभी भी फ्रिक्शन का आंसर डायरेक्ट नहीं देना, हमेशा क्या करना है, कंपेयर करना है। किसको? एक्सटर्नल फोर्स को और लिमिटिंग को। भैया वो कितना अधिकतम लगा सकता है और हम कितना लगा रहे हैं। अगर
हम एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग से क्या कर रहे हैं, कम लगा रहे हैं, तो वो फ्रिक्शन कितना लगाएगा, एक्सटर्नल के बराबर। भाई वो अधिकतम लगा सकता है 10 न्यूटन, लिमिटिंग है 10, तुम लगा रहे हो 6 न्यूटन, तो क्या ये 10 लगाने लगेगा, ये कितना लगाएगा, तुमने लगाया 8, ये लगाएगा 8, तुमने लगाया 12, 10 पटक जाएगा। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग से कम हुआ तो फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होगा, एक्सटर्नल के बराबर, और मूवमेंट नहीं होगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग से ज्यादा हो गया तो फ्रिक्शन लिमिटिंग के ही बराबर होगा, इससे ज्यादा नहीं लगा सकता, और मूवमेंट। बात आ रही समझ में? अब इसमें एक कॉम्प्लिकेशन थोड़ा सा और आएगा, पर हमने बोला कि हम क्या करेंगे, स्टेप वाइज सीखेंगे। बात क्लियर है यहां तक? बिल्कुल इस तरह से, राइट। सबसे पहले डेफिनेशन लिखना है। पूरे फिजिक्स में बेटा 2 या 3 जगह डेफिनेशन लिखाऊंगा मैं, यहां पे कैपेसिटेंस में पोटेंशियल एनर्जी का, पर जहां डेफिनेशन लिखाऊंगा वहां पे बिल्कुल ध्यान से उसको क्या करना, समझना है, क्योंकि उससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे। डेफिनेशन लिखना है फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन is a self-adjustable force. Friction is a self-adjustable force. ब्रैकेट में लिखना है in both magnitude and direction. Friction is a self-adjustable force. ब्रैकेट में in both magnitude and direction. ब्रैकेट क्लोज। ये अपने आप को एडजस्ट कर देता है दोनों में, मैग्नीट्यूड को भी एडजस्ट कर सकता है और राइट, ब्रैकेट क्लोज। which opposes the relative motion, which opposes the relative motion। तो रिलेटिव मोशन का क्या करता है, ये अपोज करता है, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है ये। अब यहां पे जब ये मूव नहीं कर रहा था, क्या फ्रिक्शन लग रहा था या नहीं लग रहा था, लग रहा था। अरे तुम 6 न्यूटन से धक्का दे तो वो भी 6 न्यूटन लगा था ना, फ्रिक्शन लग रहा था, पर वो मूवमेंट उसमें कुछ भी, ऐसे फ्रिक्शन को हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट। डेफिनेशन लिखना है इसका भी, स्टैटिक फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन फोर्स acting on an object, friction force acting on an object when it is at rest, when it is at rest। तो एग्जाम्पल के तौर पे लिमिटिंग 10 न्यूटन है, तुम 6 न्यूटन लगा रहे हो, तो ये भी कितना लगाएगा, 6 न्यूटन लगाएगा। फ्रिक्शन लग रहा है पर मूवमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि एक्सटर्नल को फ्रिक्शन क्या कर ले रहा है, कैंसिल कर दे रहा है, राइट। और इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, ये उतना ही होगा जितना क्या करोगे, तुम एक्सटर्नल लगाते जाओगे, तुम 8 कर दोगे, ये भी 8 कर देगा, तुम 2 लगा दोगे, ये भी 2 लगा देगा, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको लिखो, लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसमें लिखना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ static friction, maximum value of static friction is called limiting friction. Maximum value of static friction is called limiting friction. और इसका फॉर्मूला होता है limiting friction is equal to म्यू एस इंटू आर, जहां पे म्यू एस को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट। ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, मतलब ये एक तरीके से डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस क्वांटिटी। तो जो म्यू एस है वो डायमेंशनलेस और यूनिटलेस है। आर क्या है, नॉर्मल, और नॉर्मल रिएक्शन निकालना हमने क्या किया है, सीखा, राइट। नॉर्मल रिएक्शन निकालना हमने सीख लिया है।
अब फ्रिक्शन कितना लगेगा वो पूरा डिपेंड करेगा कि एक्सटर्नल कितना है और लिमिटिंग कितनी है। तो यहां पे मैं दो केसेस ले रहा। पहला केस ले रहा कि हमारा जो एक्सटर्नल है वो कम है किससे, लिमिटिंग से। मतलब लिमिटिंग है 10, तुम लगा रहे हो सिर्फ 6। तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, फ्रिक्शन फोर्स जिसको FR से रिप्रेजेंट करेंगे, वो कितना लगेगा, एक्सटर्नल के बराबर। क्या ऑब्जेक्ट इसमें मूव करेगा? तो हम यहां पे लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव, ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव। सेकेंड केस हम बोल रहे हैं कि भाई हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स है वो लिमिटिंग से क्या है, ज्यादा है। वो बेचारा 10 न्यूटन ही मैक्सिमम लगा सकता है, तुम लगा रहे हो 12 न्यूटन, 15 न्यूटन, 18 न्यूटन। तो ऐसे में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो कितना होगा, लिमिटिंग के बराबर, क्योंकि उससे ज्यादा लगा ही नहीं सकता। और ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करेगा, राइट। तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट विल मूव, राइट। तो कितने से मूव करेगा, नेट कितने फोर्स से मूव करेगा? तुम लगाओगे अगर 15 न्यूटन, लिमिटिंग है कितना 10 न्यूटन, तो नेट कितने से 5 न्यूटन से क्या करेगा, मूव करेगा। एक्सीलरेशन निकालना होगा तो मैं लिखूंगा F नेट डिवाइड बाई M। समझ में आ जाता है, राइट, कोई दिक्कत नहीं होती। बट थोड़ा सा कंफ्यूजन फिर से क्रिएट होने वाला है। पहले इसको लिखो, मैं तुरंत समझा रहा हूं। मूव कराने के लिए, हाँ, लिमिटिंग से ज्यादा होना चाहिए। अब ये क्लियर है बिल्कुल आराम से, है ना, कि कितना फोर्स लगेगा। अगर हम लिमिटिंग से कम लगाएंगे तो फ्रिक्शन भी कितना लगेगा, एक्सटर्नल के बराबर। हम लिमिटिंग से ज्यादा लगा देंगे तो बेचारा लिमिटिंग के बराबर ही लगा पाएगा। पहले केस में मूव नहीं करेगा, दूसरे में मूव करेगा। तो मैंने यहां पे बोला है कि अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन कितना लग रहा है, लिमिटिंग लग रहा है। लेकिन यहां पे हमारे पास एक और टर्म है विच इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एफ के से, और ये लिखा जाता है म्यू के इंटू आर, जहां पे म्यू के का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है जब लगता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देता है तो उस पर जो फोर्स लगता है वो क्या लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब कंफ्यूजन होता है, सर आपने बोला कि अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उस टाइम पे फ्रिक्शन कितना लग रहा है, लिमिटिंग, और यहां पे आप बोल रहे हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है जो तब लगता है जब कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो भैया मूव करते समय लगेगा क्या, काइनेटिक लगेगा या लिमिटिंग लगेगा? तो क्लियर है, समझो। अगर उसने काइनेटिक फ्रिक्शन या कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो हम ये मानेंगे कि मूव करते समय उसमें क्या लगेगा, लिमिटिंग लगेगा, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हम लिमिटिंग को ही क्या करेंगे, लेके चलेंगे। अगर क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन प्रोवाइडेड नहीं है तो मूवमेंट के टाइम पे हम क्या लेके चलेंगे, फ्रिक्शन कितना, लिमिटिंग के बराबर। और अगर कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन प्रोवाइडेड है तो मूवमेंट के टाइम पे हम क्या लेके चलेंगे, काइनेटिक। पूरा डिपेंड करता है कि कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दिया है या नहीं दिया है। अब 95% ऑफ द टाइम काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं दिया रहता है, दिया ही नहीं रहता, ये म्यू की वैल्यू नहीं गिवन होती। अगर नहीं गिवन है तो ड्यूरिंग मूवमेंट हम क्या लेके चलेंगे, सिंपल लिमिटिंग फ्रिक्शन लेके चलेंगे। बात आ रही समझ में, है ना। अभी नोट नहीं करना, मैं इसको पूरा नोट कराऊंगा, है ना। तो इसी चीज को पहले तो हम क्या करेंगे, नोट करके लिखेंगे। मैं अभी नोट लिखवा दूंगा, बस समझते रहो सीक्वेंस जो बता रहा। तो ये नोट हम लिखेंगे भैया दिया है कि नहीं दिया हुआ है। दूसरा अगला पॉइंट हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो म्यू के की वैल्यू होती है वो म्यू एस से थोड़ा क्या होता है, कम होता है। मतलब कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा कम होता है किससे, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसकी वजह से, राइट, दोनों को आर और आर से मल्टीप्लाई कर दो तो मैं बोलूंगा काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा कम होता है किससे, लिमिटिंग फ्रिक्शन से। लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा क्या होता है, कम होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने बोला कि भाई लिमिटिंग फ्रिक्शन किसी केस के लिए 10 न्यूटन है, तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा थोड़ा कम होगा, मान लो कितना, 8 न्यूटन। 8 न्यूटन। अब इससे क्या क्या इंटरप्रेट करना और ऐसा क्यों हो रहा है वो समझते हैं। मैं सब कुछ लिखा दूंगा पर पहले समझ लो अच्छे तरीके से। पहले इससे क्या इंटरप्रेट करना है, इंटरप्रेट ये करना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और तुम उसमें धक्का देना शुरू कर रहे, राइट, तो उसको मोशन में लाने के लिए
कम से कम इस थ्रेशोल्ड को, इस बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। 10 न्यूटन से ज्यादा फोर्स जब तक नहीं लगाओगे तब तक ये मोशन में, उसकी लिमिट से ज्यादा लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर एक बार मोशन में आ गया तो उसमें फोर्स फिर कितना लगेगा? 8 न्यूटन। अगर नहीं दिया होता तो 10 न्यूटन लेके चलते, और दिया हुआ है तो क्या लेके चलेंगे? 8 न्यूटन। अब आंसर देना, इधर का पार्ट में रब कर रहा है, इधर लिखा हुआ है ना तुमने, है ना? पहले अच्छे से समझ लो बेटा, क्योंकि ट्रिकी पार्ट है, बाद में क्या होता है नहीं तो कंफ्यूजन होता है। मान लो मैंने बोला कि यहां पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके लिए लिमिटिंग है कितना? 10 न्यूटन, और काइनेटिक है कितना? 8 न्यूटन, और मैं इधर पे क्या कर रहा है? इसमें फोर्स लगा रहा। अब मैं फोर्स लगा रहा, फोर्स मैंने लगाया 5 न्यूटन। कितना फ्रिक्शन? मूव करेगा या नहीं करेगा? कितना लगेगा फ्रिक्शन? मूव करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा। बढ़ाते बढ़ाते मैंने कर दिया 7.5 न्यूटन। मूव करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। फ्रिक्शन कितना? इसको बढ़ा के मैंने कर दिया 8.5 न्यूटन। मूव करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक हमने थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं किया है, राइट? तो ये मूव नहीं करेगा। और फ्रिक्शन कितना लगेगा? बढ़ा के मैंने कर दिया 12 न्यूटन। मूव करेगा या नहीं करेगा? और मूवमेंट के टाइम पे कितना फोर्स? 8 न्यूटन। अगर ये नहीं दिया होता तो मूवमेंट के टाइम पे क्या लेके चलते? बस इतना सा डिफरेंस है। अगर दिया रहेगा तो मूवमेंट तो करेगा वैसे भी, क्योंकि लिमिटिंग ज्यादा लगा दिया। तो इसका काम हो जाता है ये डिटरमाइन करना कि भैया मोशन में आएगा या नहीं आएगा। लिमिट को क्रॉस करना चाहिए, और लिमिट को क्रॉस करने के बाद जब ये मोशन में आएगा और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू दी हुई है तो हम बोलेंगे काइनेटिक लग रहा है। नहीं दी हुई है तो मोशन के टाइम पे क्या लेके चलेंगे? लिमिटिंग। बात क्लियर है? तो पूरा डिपेंड करता है कि वो वैल्यू गिवन है या नहीं गिवन है। दूसरा आता है, सर ऐसा क्यों है कि लिमिटिंग ज्यादा है और काइनेटिक कम है? इसका मतलब समझ लो, लिमिटिंग ज्यादा और काइनेटिक कम। इसका मतलब ये हुआ कि इसको मोशन में लाने के लिए कम से कम मेरे को 10 न्यूटन लगाना पड़ेगा, लेकिन मोशन में बनाए रखने के लिए कम से कम 8 न्यूटन। बात आई समझ में? है ना? क्योंकि भाई 10 से कम से कम तो 10 लगाओगे तब तो ये मोशन शुरू करेगा, और फिर जब मोशन शुरू हो जाएगा तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? 8। तो मोशन में बनाए रखने के लिए कम से कम 8 लगेगा। तुमने इस चीज को एक्सपीरियंस भी किया होगा। तुमने इस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट है, राइट, लाइटर ऑब्जेक्ट में ये डिफरेंस बहुत कम होता है तो कभी कभी समझ में नहीं आता, पर अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट है उसको तुम धक्का दे रहे हो तो मोशन में लाने के लिए तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन एक बार वो मोशन में आ जाए तो फिर अब आगे फिसलाने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। दिवाली आ रहा है, घर जाओगे, कुछ ना कुछ सामान हटाना पड़ेगा, इस चीज को तुम देखना, राइट? मोशन में लाने के लिए तुमको मेहनत ज्यादा करनी पड़े। एक बार वो फिसलना शुरू हो गया तो फिर उतनी मेहनत, क्योंकि लाने के लिए 10 न्यूटन लगाना है लेकिन बनाए रखने के लिए। ऐसा क्यों होता है वो समझते हैं लोग। जनरली मैंने अजीबोगरीब टाइप के आंसर सुना। मैंने एक बार पूछा था किसी से कि भाई ये ज्यादा क्यों होता है, तो आंसर दिया था सर ये ज्यादा होता है। मैंने बोला ये ज्यादा क्यों? बोला सर ये ज्यादा होता है। घुमा फिरा के फालतू आंसर। समझो लिमिटिंग की वैल्यू क्यों ज्यादा है। जब वो रेस्ट में है और उसको मुझे क्या करना है? मोशन में लाना है, तो उस टाइम पे जो मैं फोर्स लगाता हूं वो 2 चीजों में काम आता है। पहला, इनर्शिया को चेंज करने में, रेस्ट से मोशन में लाने। तो बेटा रेस्ट से मोशन में लाने के लिए भी मुझे फोर्स लगाना है, और जो सरफेस में फ्रिक्शन लग रहा है उसका भी मुझे क्या करना है? अपोज करना है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और जब मैं उसको धक्का दूंगा तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमने सीखा है, रेस्ट से मोशन में आना है तो भी फोर्स लगाना है, और भैया फ्रिक्शन तो है ही। तो तुम जो भी फोर्स लगाते हो वो 2 चीजों में काम आता है, इनर्शिया को चेंज करने में या इनर्शिया के स्टेट को चेंज करने में, और ऑब्जेक्ट के फ्रिक्शन का अपोज करने में। और एक बार मोशन में आ गया तो भैया मोशन में तो आ चुका है, अब इनर्शिया को चेंज, तो अब सिर्फ तुम्हारा फोर्स एक ही चीज में काम आता है, फ्रिक्शन का अपोज कर। इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन थोड़ा सा क्या होता है? ज्यादा होता है। रेस्ट से मोशन में लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है, क्योंकि वहां पे फोर्स 2 चीजों में काम आता है, इनर्शिया को चेंज करना और फ्रिक्शन का अपोज करना। एक बार मोशन में आ गया तो अब काम सिर्फ फ्रिक्शन का अपोज करना है। बात हुई क्लियर? थ्योरेटिकल में पूछा हुआ है, इस चैप्टर से ना भर भर के थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा, है ना? तो सबसे पहले लिखना है बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन। सबसे पहले लिखना है काइनेटिक फ्रिक्शन। इसमें लिखना है वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स
when object is in motion, value of friction force when object is in motion is called kinetic friction. Is called kinetic friction. इसकी वैल्यू लिखनी है एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर, म्यू के इंटू आर. म्यू के इंटू आर. कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, यहां पे नोट लिखना है, पहला नोट लिखना है. इफ कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, इफ कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन is provided in the question, coefficient of kinetic friction is provided in the question, then during motion we will consider kinetic friction. Then during motion we will consider kinetic friction. And if it is not provided, then during motion we will consider limiting friction. We will consider limiting friction. क्लियर है ये? अभी हम एग्जांपल के साथ क्या करेंगे इसको देखेंगे, है ना. एग्जांपल भी हम लेंगे. अगले पॉइंट में क्या करना है, तुमको लिख लेना है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो लिमिटिंग से थोड़ी कम होती है, और क्यों कम होती है वो भी प्रॉपर तरीके से लिख लेना है ना. मैं बता दे रहा हूं, तुम अपने से लिखना कि जब रेस्ट से मोशन में लाना है, मतलब मूव कराना शुरू करना है, तो उस टाइम पे किसका रोल है, लिमिटिंग का. तो जो भी हम फोर्स लगाते हैं वो दो चीजों में काम आता है, एक इनर्शिया को चेंज करना और दूसरा फ्रिक्शन का अपोज करना. इसलिए रेस्ट से मोशन में लाने के लिए हमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है, और एक बार मोशन में आ गया है तो सिर्फ फ्रिक्शन का क्या करना होता है, अपोज करना होता है, राइट. इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा क्या होता है, कम होता है ना. उस पॉइंट को सही तरीके से रखिए बेटा. क्या फिर से बोल. इनर्शिया फ्रिक्शन, जब मोशन में मेरे को लाना है तो एक तो इनर्शिया चेंज करना है, उसके लिए फोर्स चाहिए, और फ्रिक्शन भी लग रहा है, उसका भी अपोज करना है, तो मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है मोशन में लाने के लिए. वो अभी मैं एग्जांपल लूंगा तो समझ में आ जाएगा. लिख ले इसे, है ना. तो दोनों पॉइंट क्लियर होने चाहिए बिल्कुल, कि अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन, कंपेयर तो हमेशा किससे करना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से, इसको जानने के लिए कि भाई वो मूव करेगा या नहीं करेगा, राइट. अगर मूव करने लग गया और लिमिटिंग फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं दिया है, तो मूवमेंट के टाइम पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लेके चलो, अपोजिंग नेचर का, और दिया है तो काइनेटिक फ्रिक्शन को लेके चलेंगे. अगर हम इसका क्या करें, ग्राफ ड्रॉ करें, तो ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा. एक तरफ पे हम लेके चल रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स या ड्राइविंग फोर्स, वो फोर्स जिसको मूव कराना चाह रहे हैं, और दूसरी साइड लेके चल रहे हैं क्या, फ्रिक्शन फोर्स. एक चीज हमें क्या करना है, ध्यान रखना है कि कुछ भी हो जाए, फ्रिक्शन फोर्स की एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा फोर्स ये नहीं लगा सकता. मतलब जो भी ग्राफ होगा वो इस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता, इससे ज्यादा फोर्स वो नहीं लगा पाएगा. तो जैसे जैसे तुम एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता जाएगा. तुम लगाओगे 2 न्यूटन, वो लगाएगा 2, तुम लगाओगे 6, वो लगाएगा 6, पर ऐसा कब तक, लिमिटिंग तक, राइट. ऐसा सिर्फ और सिर्फ लिमिटिंग तक. जैसी लिमिटिंग तक तुमने क्या किया, यहां तक फोर्स लगाया, इससे ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स अगर लगा दोगे तो ये तो नहीं बढ़ सकता, लेकिन ये किस में आ जाएगा, मोशन में.
किसमें आ जाएगा, और जैसी मोशन में आएगा वैसी क्या लगने लग जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, और उसकी वैल्यू लिमिटिंग से थोड़ी, राइट, तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और फिर उसी तरह से लगता रहेगा। तो ये जो वैल्यू है थोड़ा सा कम जो हुआ है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, काइनेटिक फ्रिक्शन को, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी सी क्या होती है, कम होती है ना। तो यहां से ये जो लाइन है, इससे पहले तक ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट मोशन में, क्योंकि यहां पे तुम लिमिटिंग तक पहुंच गए, अब आगे लगाओगे तो ये मूव करेगा, और जैसे ही मूव करेगा वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी, काइनेटिक लगने लगेगा। पूछता है ये एंगल कितना होना चाहिए, तो ये एंगल कितना होता है बेटा 45, क्योंकि 45 डिग्री के लिए जो y और x एक्सिस होगा दोनों क्या होगा, बराबर, मतलब जितना एक्सटर्नल लगाओगे उतना ही फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, एक्सटर्नल बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा। क्लियर है ये, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ रहेगा यहां तक, इसके बाद तुम एक्सटर्नल कितना ही बढ़ाते जाओ, लिमिटिंग की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है या काइनेटिक की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, वो और ज्यादा नहीं बढ़ेगा। ये ग्राफ पूरा क्लियर है अच्छे से, एंगल 45 क्यों लगता है, क्लियर है कि भैया जितना तुम क्या करोगे, एक्सटर्नल लगाओगे उतना ही क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, है ना। ये भी बना लो साथ में। अच्छा डन, देखो बेटा एग्जाम्पल लेके क्या करते समझते हैं तो ज्यादा अच्छे से और क्लियर होगा। मान लो यहां पे अलग अलग टाइप के मैंने क्या कर लिया, केसेस ले लिए। केस 1 में मैंने लिया कि एक 5 kg का मेरे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 0.2। मैंने नहीं बताया है कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट स्टैटिक है या काइनेटिक, क्या लेके चलेंगे, स्टैटिक, हमेशा क्या लेके चलेंगे, राइट। तो अगर मैं सिर्फ इतना भी बोल दूं कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 0.2, इतना ही वही लेके चलना है। और मैंने बोला कि ये बताओ कि इसमें फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, राइट, इसमें फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, क्या आंसर देंगे, 0। क्यों, क्योंकि इसमें टेंडेंसी ऑफ मोशन नहीं है, बाहर से कोई इसको धक्का नहीं दे रहा कि भाई चल घूमने चल। तो अगर ये आराम से पड़ा हुआ है तो ये भी किसी पे फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स होगा 0, और आंसर देंगे सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स मतलब नो टेंडेंसी ऑफ मोशन ही नहीं है, राइट, कोई फोर्स इसको मूव नहीं कराना चाह रहा, तो ये भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगाएगा। सेकेंड केस ले लिया। सेकेंड केस में हमने बोला कि 5 kg का ऑब्जेक्ट है, 0.2 फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, और हम यहां पे 6 न्यूटन का क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना, तो हम बोलेंगे वो फोर्स जिसको मूव कराना चाह रहा है वो कितना है, 6 न्यूटन। फिर हम चेक करेंगे क्या, लिमिटिंग, कभी भी डायरेक्ट आंसर नहीं देना है, हमेशा कंपेयर करके देना है। फिर हम चेक करेंगे लिमिटिंग, और लिमिटिंग कितना, म्यू इंटू आर, ये हो गया 0.2। और इस पर्टिकुलर केस में जो लिमिटिंग हो जाएगा, सॉरी जो नॉर्मल डायरेक्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 50 के बराबर, है ना, mg के बराबर, तो 5 × 10, तो ये कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन। अब वो मैक्सिमम लगा सकता है कितना, 10 न्यूटन, तुम लगा रहे हो कितना, मतलब एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग से क्या है, कम, तो वो कितना लगाएगा, राइट, वो 6 न्यूटन ही लगाएगा। तो हम बोलेंगे सिंस एक्सटर्नल फोर्स इज लेस देन लिमिटिंग, देयरफॉर फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू एक्सटर्नल, राइट। तो इसमें जो फ्रिक्शन लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में वो भी लगेगा कितना, 6। तुम 6 लगाओगे वो भी 6 लगाओगे, क्या ऑब्जेक्ट मूव करेगा, हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं करेगा, किसी भी टाइप का मूवमेंट नहीं होगा, है ना। तो इसी चीज को क्या करना है, कंपेयर करना है कि अगर एक्सटर्नल लिमिटिंग से कम है तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, एक्सटर्नल के बराबर, राइट। तुम उतना नहीं लगा रहे हो, वो क्यों लगाएगा, वो भी उतनी लगाएगा जितना तुम लगा रहे हो, सीधा सा ऐसा है, राइट। थर्ड केस, अब थर्ड केस ले रहे हैं व्हेन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज नॉट गिवन, राइट। फ्रिक्शन है लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है वो नहीं दिया हुआ है, दिया ही नहीं। अब क्या होगा वो हमें देखना है। तो हमने फिर से यहां पे वही देखा कि भाई एक 5 kg का ऑब्जेक्ट है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है 0.2, पर अब हम इसमें फोर्स लगाने कितना, 12 न्यूटन का। हमने बोला वो फोर्स जो इसको मूव कराना चाह रहा है एक्सटर्नल, वो कितना है 12 न्यूटन। लिमिटिंग की वैल्यू अभी भी उतनी रहेगी, कितनी
10 न्यूटन। तो हमने बोला कि यार हमने जो फोर्स लगाया है वो लिमिटिंग से क्या हो गया है, ज्यादा। क्या वो लिमिटिंग से ज्यादा लगा पाएगा फ्रिक्शन? तो हम कहेंगे फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल होगा, लिमिटिंग के, विच इज 10 न्यूटन, है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो लिमिटिंग के बराबर होगा और वो लगेगा इस डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन कितना, 10 न्यूटन। क्या मूव करेगा? बिल्कुल करेगा, राइट। और उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे 12, या मैं थोड़ा सा ऐसे लिख दे रहा, एक्सटर्नल माइनस लिमिटिंग इज इक्वल टू एम ए, है ना। एक्सटर्नल कितना है 12, लिमिटिंग कितना है 10, ये हो जाएगा 5a। तो a की वैल्यू 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन है, मूव कर रहा है। क्लियर है ये? फिर फोर्थ केस हम यहां पे ले रहे हैं, राइट। केस 4, व्हेन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज गिवन। अगर ये दिया हुआ है तो, है ना। अगर ये दिया हुआ है, मान लो एग्जांपल ऐसे ले लिया कि भाई वही 5 kg का क्या है, ब्लॉक है, म्यू एस की वैल्यू है 0.2 और म्यू के की वैल्यू लेट से 0.18, थोड़ा क्या होता है, कम होता है। इसमें मैं फोर्स लगा रहा 12 न्यूटन का। अब मूव करेगा या नहीं करेगा उसके लिए हमेशा लिमिटिंग को ही क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। हम बोलेंगे कि भाई एक्सटर्नल फोर्स इसमें कितना है, 12 न्यूटन, एंड लिमिटिंग की वैल्यू म्यू एस इंटू आर निकालेंगे तो वही आएगा कितना। तो कंपेयर तो हमेशा क्या करना है, लिमिटिंग से करना है। हम बोलेंगे सिंस एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा है किससे, लिमिटिंग से, तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, और मूव करेगा तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, काइनेटिक के बराबर, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है, काइनेटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है। नहीं दिया हुआ था तो फ्रिक्शन हम लिमिटिंग के बराबर लेके चलते, पर दिया हुआ है तो फ्रिक्शन कितना लेके चलेंगे, काइनेटिक के बराबर लेके चलेंगे। और काइनेटिक को निकालेंगे किससे, म्यू के इंटू आर से। तो 0.18 मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 9 न्यूटन। इसका मतलब है कि इसमें जो फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक के बराबर, वो लगेगा कितना, 9 न्यूटन। ये डिफरेंस आ जाता है बेटा, और कुछ नहीं, राइट। ये डिफरेंस आता है और कुछ नहीं, है ना। मूवमेंट देखने के लिए यहां भी देखना पड़ेगा कि 10 से ज्यादा, यहां भी 10 से ज्यादा ही लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है तो मूवमेंट के टाइम पे 10 न्यूटन ही लेके चलेंगे, दिया हुआ है तो थोड़ा सा कम हो गया। अच्छा मुझे बताओ, मान लो इस फोर्स को मैं 1 न्यूटन से बढ़ाते बढ़ाते लगाता 8 न्यूटन और लगाता 9 न्यूटन, क्या ये मूव कर जाता? नहीं करता। जब तक मैं 10 न्यूटन को क्रॉस नहीं करूंगा तब तक ये मूव, जैसे मैं इसमें 11 न्यूटन लगाना शुरू करूंगा, मूव करना शुरू कर देगा। और फ्रिक्शन कितना लगेगा, राइट, 9 न्यूटन। फ्रिक्शन कितना लगेगा, 9 न्यूटन। तो फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक के बराबर, विच इज, अगर इस क्वेश्चन में इसके बारे में नहीं दिया होता तो फ्रिक्शन कितना लगता, 10 न्यूटन, लिमिटिंग के बराबर। ये डिफरेंस है, इसलिए कह रहा कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आराम से सही तरीके से समझो। ऑब्जेक्ट इसमें मूव करेगा, इसमें इक्वेशन क्या लिखेंगे, ये भी आगे जाएगा ए से। इसमें इक्वेशन लिखेंगे एफ एक्सटर्नल माइनस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम ए। तो 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 5a, 3/5.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आई होप एग्जाम्पल से सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। क्लियर है ये, है ना। मूवमेंट के टाइम पे क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा पूरा डिपेंड करता है कि कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दिया है या नहीं दिया है। लिमिटिंग का काम क्या होगा, ये बताना कि भाई मूवमेंट शुरू होगा या नहीं होगा। कंपेयर तो हमेशा उसी से करना है। अब फ्रिक्शन में डायरेक्ट आंसर तुरंत नहीं देना है, कंपेयर करना है किसको, एक्सटर्नल को। और अगर एक्सटर्नल कम है लिमिटिंग से तो फ्रिक्शन थोड़ी ना लिमिटिंग के बराबर लगाएगा, वो भी कितना लगाएगा, एक्सटर्नल। और एक्सटर्नल अगर ज्यादा लिमिटिंग से तो बेचारा लिमिटिंग मतलब लिमिटिंग, उससे ज्यादा नहीं लगा पाएगा, है ना। नोट करो इसे। क्या
कुछ लोगों ने नहीं लिखा है। ठीक है, देखो बेटा, जिन लोगों ने नहीं लिखा है उसको नोट करो। कल जाने से पहले हमने क्या किया था, नॉर्मल इलेक्शन के अलग अलग केसेस देखे थे, है ना। तो यहां पे अब हम क्या करेंगे, उसी के साथ फ्रिक्शन भी कंसिडर कर लेंगे। तो मान लो हमने क्या किया, यहां पे एग्जांपल ले लिया कि हमारे पास में एक 5 किलोग्राम का क्या है, ऑब्जेक्ट है, राइट। 5 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, हम यहां पे एक फोर्स लगा रहे हैं, कितना, 20 न्यूटन का 37 डिग्री के हॉरिजॉन्टल से एंगल पे। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट गिवन है कितना, 0.2। तुमको ये पता करना है कि ये मूव करेगा या नहीं करेगा, अगर करेगा तो कितने एक्सेलरेशन से करेगा, है ना। इसी के पैरेलल दूसरा क्वेश्चन भी क्या करना है, सॉल्व करना है। इतने ही न्यूटन से हम क्या कर रहे हैं, राइट, इतने ही फोर्स से उसको पुश कर रहे हैं, दोनों को सॉल्व करना है तुमको। राइट, 20 न्यूटन से हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पे क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.2 है। दोनों में बताना है कि एक्सेलरेशन कितना होगा, साथ ही साथ ये भी बताना है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन या फ्रिक्शन कितना लग रहा है, वो भी बताना है तुमको। √11 किसकी वैल्यू निकाल रहे हो बेटा? कितना आ रहा है इधर पे, 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गुड, 0.7। अच्छा देखो बेटा, पहले क्या करोगे, इसको तुम कंपोनेंट में रिजॉल्व करोगे। 20 cos 37 16, ये 12, नॉर्मल एक्शन ऊपर 50 न्यूटन। ये इसमें से कौन सा वो फोर्स है जो उसको मोशन कराना चाह रहा है, राइट, 16 न्यूटन। तो ये एक तरीके से हमारे लिए किसकी तरह वर्क करेगा, राइट। हमारे रेफरेंस में जो हम सीख रहे हैं, जो हम यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं, वो एक्सटर्नल फोर्स की तरह हो गया। अगर टेंडेंसी ऑफ मोशन इधर होगा तो लगने वाला फ्रिक्शन किधर होगा, राइट, अपोजिट डायरेक्शन में। कितना लगेगा वो तो कंपेयर करके ही पता चलेगा। किनको कंपेयर करना पड़ेगा, एक्सटर्नल और साथ ही साथ लिमिटिंग। तो पहले हमें क्या निकालना है, लिमिटिंग। तो लिमिटिंग की वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू आर। इसमें आर की वैल्यू कितनी, कितना, 38, राइट। क्योंकि हम इसमें लिख सकते हैं कि भाई r + 12 कितना है, 50। तो r की वैल्यू कितनी है, तो कल किया हुआ जाने से पहले, राइट। तो यहां पे हम लिखेंगे 0.2 × 38। लिमिटिंग की वैल्यू कितनी हो गई, 7.6 न्यूटन। हम लगा रहे हैं कितना, 16 न्यूटन। लिमिटिंग कितनी है, ऑब्जेक्ट मूव करेगा, राइट। और जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो पहली चीज तो ये निकालना है भैया फ्रिक्शन कितना लगेगा। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, लिमिटिंग के बराबर। तो लिमिटिंग की वैल्यू आ रही है 7.6 न्यूटन। हम खींच रहे हैं 16 से, अपोज हो रहा है कितने से, 7.6 से। तो हम यहां पे लिखेंगे 16 - 7.6 = ma 5a, राइट। आगे की तरफ एक्सेलरेट होगा इस तरफ, 8.4 आ रहा है समथिंग। तो a की वैल्यू, राइट, 8.4 / 5 है ना, 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतने से क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। क्लियर है। इसी तरह से इसमें अगर हम देखें तो 20 न्यूटन का कंपोनेंट इधर लगेगा कितना, 16, ऊपर से लगेगा कितना, 12, ये लगेगा r, नीचे लगेगा mg 50 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू इसमें कितनी होगी, 12 + 50, ये भी हमने किया था, 62 न्यूटन। कौन सा फोर्स है जो मूव कराना चाह रहा है, 16 न्यूटन। तो इधर हम मूव कराना चाह रहे हैं तो फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में, बट कितना लगेगा वही कंपैरिजन से देंगे, राइट, कंपैरिजन से देंगे।
पहले निकाल लेंगे क्या, लिमिटिंग, वो हो जाएगा म्यू इंटू आर, तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 62 कितना आ रहा है, 12.4 न्यूटन, जबकि हमारा एक्सटर्नल फोर्स है कितना, 16 न्यूटन। मतलब पहली चीज तो समझ में आई क्या, मूव करेगा, है ना। और सिंस एक्सटर्नल ज्यादा है किससे, लिमिटिंग से, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, लिमिटिंग के बराबर, दैट इज 12.4 न्यूटन। तो ये लगेगा 12.4 न्यूटन। सेम केस है, बस एक पुलिंग वाला है और दूसरा क्या है, पुशिंग। फ्रिक्शन की वैल्यू बदल गई। इसमें अगर मोशन स्टार्ट करना है तो मात्र 7.6 के ऊपर लगा दो, राइट, 7.6 के ऊपर लगा दो, मूव करने लगेगा। इसमें मोशन स्टार्ट करना है तो 12.4 के ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी ये मोशन क्या करेगा, स्टार्ट होगा। क्लियर है। एक्सीलरेशन भी हम निकाल सकते हैं, भाई धक्का दे रहा है 16 से, अपोज कर रहा है 12.4, तो 16 माइनस 12.4 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 5, राइट। तो ए की वैल्यू ये कितनी हो जाएगी, 3.6, हाँ 3.6 डिवाइड बाई 5, राइट, 0.72 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कंपेयर करके देख लो जरा, है ना। एक सेकंड रुक जाओ जरा, सुन लो इस चीज को थोड़ा, दोनों को कंपेयर करके देख लो। सेम ऑब्जेक्ट है, सेम सरफेस है, सेम फोर्स सेम एंगल पे लगा रहे हैं, उसके बावजूद एक में एक्सेलरेशन मिल रहा है 1.6 और एक में मिल रहा है 0.7, काफी डिफरेंस है। ये आसानी से मूव कर रहा है, जबकि इसके मूवमेंट में थोड़ा सा क्या हो रहा है, डिफिकल्टी। हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो पुल कर रहे हैं वो प्रोसेस थोड़ा सा क्या हो गया है, इजी हो गया है, जबकि पुशिंग वाला प्रोसेस थोड़ा सा, राइट, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। बट ऐसा हमेशा हो जरूरी नहीं है। कल को अगर मैंने क्या कर दिया, इक्वेशन दे दिया, कल को मैंने स्टेटमेंट दे दिया कि पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग, स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स। इसको हमने पिछले बार भी डिस्कस किया हुआ है, राइट, पहले भी डिस्कस किया हुआ है, और मैंने बोला था कि ये रेफरेंस बाद में फिर से आएगा, क्योंकि जब हम क्या कर रहे हैं, सेम ऑब्जेक्ट है, सेम फोर्स सेम एंगल पे लगा रहे हैं, बस एक में पुल कर रहे हैं और एक में क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो उससे नॉर्मल रिएक्शन बदल जा रहा है। अब नॉर्मल रिएक्शन बदल जा रहा है तो हमने यहाँ पे देखा कि लिमिटिंग की वैल्यू दोनों की क्या हो गई है, चेंज हो गई, राइट। लिमिटिंग की वैल्यू दोनों की चेंज हो गई है, एक में 7.6, एक में 12.1। यहाँ पे मुश्किल हो रहा है काम। 12.4 ये बता रहा है कि अगर पुश करना है तो एक्सटर्नल कम से कम 12.4 होना चाहिए, और यहां पे पुल करने के लिए, तो ऐसा स्टेटमेंट 11th में 12th में जनरली बता दिया जाता है या कहीं जगह पे कि जो पुलिंग होता है वो इजियर होता है किससे, बस यहां पे हम गलती कर जाते हैं। हमारे दिमाग में ये चलते रहता है कि जो पुलिंग का प्रोसेस है वो क्या है, इजियर है किसके कंपैरिजन में, पुशिंग में। कल को अगर मैं स्टेटमेंट दे दूं और मैं बोलूं कि पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग, ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, हमेशा दिमाग में आता है कि सर ये सही है, पर ऐसा, इसके भी दो केस होते हैं, इसके भी दो केस होते हैं। यहां पे नो डाउट यही केस है। इमेजिन करो, मैं थोड़ा इधर बता दे रहा हूं, उसको रब नहीं करना चाह रहा मैं, यहां पे मैं दो केसेस क्या कर ले रहा। मान लो मैंने बोला कि एक इस तरह का बहुत लंबा बहुत भारी ऑब्जेक्ट है, जबकि तुम्हारी हाइट जो है इसके कंपैरिजन में क्या है, कम है, राइट, कम है। अब अगर तुमने इसको इस तरह से पुश करना शुरू किया, पैरेलली फोर्स लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई चेंजेस नहीं आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पैरेलल फोर्स में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मान लो तुमने इसको इस तरह से पुश करना शुरू किया, यहां पे हम पुल कर रहे थे ऐसे, अगर हमने ऐसे पुश करना शुरू किया तो जैसे ही तुम्हारा फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। ये केस किसका है, पुश या पुल, राइट, ये पुशिंग का केस है। ये हो जाएगा हमारा Fx, ये हो जाएगा हमारा Fy। कौन सा फोर्स है जो मूव कराना चाह रहा है, और वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर लग रहा है। क्या लगता है, ये वर्टिकल कंपोनेंट नॉर्मल एक्शन को कम करेगा या बढ़ाएगा, नॉर्मल एक्शन को कम कर देगा, राइट, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन के तरफ लग रहा है। तो इसमें हम बोलेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mg माइनस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दैट फोर्स। अगर नॉर्मल रिएक्शन कम हो गया है, तुम खुद इमेजिन करो, अगर नॉर्मल रिएक्शन कम हो गया है, इसका मतलब है लिमिटिंग की वैल्यू कम, मतलब उसको मूव कराने के लिए मुझे फोर्स थोड़ा कम लगाना पड़ेगा, पुशिंग इजियर हो जाएगा। अगर हम बात करें किसकी, पुल करने की, मान लो ये हमारे पास काफी भारी, राइट, बड़ा सा ऑब्जेक्ट है और हमारी हाइट इतनी नहीं है, हमारी हाइट क्या है, कम है। हम इसको क्या करें, खींच रहे हैं, पैरेलली खींचेंगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुमने इसको इस तरह से खींचा तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, Fx
और नीचे की तरफ लगेगा क्या, Fy, साथ ही साथ नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन R। अब नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया है, बढ़ गया। तो नॉर्मल रिएक्शन हो गया है mg प्लस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। अगर नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया, राइट, तो यहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन बढ़ जाएगा मतलब इसको पुल करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट। तो बेटा दोनों चीजें याद रखनी है, सिंपल दिमाग में रखना है कि अगर नॉर्मल रिएक्शन हम जो भी फोर्स लगाएंगे, अगर वो नॉर्मल रिएक्शन को कम कर दिया, उसका कोई भी कंपोनेंट अगर नॉर्मल रिएक्शन को क्या कर दिया, कम कर दिया, तो जो लिमिटिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और प्रोसेस हमारे लिए आसान हो जाएगा। यहां पे तुम खुद डिफरेंस समझ सकते हो, पुलिंग में फोर्स ऊपर लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन कम हो रहा है। यहां पे पुलिंग में, राइट, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जा रहा है। तो डिपेंड करता है, कभी पुलिंग इजियर हो सकता है और कभी पुशिंग इजियर हो सकता है। अगर वो डायग्राम ड्रॉ करके दे दे तो आराम से बता सकते हैं कि पुलिंग इजियर है या पुशिंग इजियर है। बिना डायग्राम के या बिना क्वेश्चन को दिए सिर्फ स्टेटमेंट बोलेगा पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग, हम बोलेंगे क्या ये फॉल्स है। उसके लिए हमारे पास क्या है, दो कंडीशन है। क्लियर है ये? yes, जो भी पढ़ाया है आज, कल की क्लास में, कल मतलब मंडे की क्लास में इसमें क्वेश्चंस करेंगे बेटा। और एक चीज ध्यान रखना है, इसके क्वेश्चन आसान नहीं है, इसमें नीट के ही जो क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया और अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आई होप कि इस सारी चीजों को तुम प्रॉपर तरीके से क्या कर लोगे, एक बार रिवाइज कर लोगे, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है, कब एक्सटर्नल लगेगा कब नहीं लगेगा क्या लगेगा, थोड़ा सा ट्रिकी है। और क्वेश्चन करेंगे अगले क्लास में, एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे हम फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट को और अच्छे तरीके से ग्रास्प कर पाएंगे, समझ पाएंगे, है ना। तो इसको नोट कर लेना है। कल का टेस्ट कंप्लीट सर्कुलर मोशन, कट ऑफ। इस बार गाना नहीं गाया तुम, ये मत सोचना सर भूल गए होंगे अब तक। तो गाना पड़ सकता है, कभी भी गाना पड़ सकता है। गाना कौन सा था वो, अभी तुम लोग में एक बार भी गाना नहीं हुआ है। वो बस ये मान के चलना कि ये मत सोच लेना बिल्कुल कि अब नहीं, जितनों को वॉशिंग पाउडर निर्मा नहीं आता, जिनके 50 से कम आए, भैया तैयार करके रखना, कभी भी गाना पड़ सकता है। वो ये मान के चलो कि वो क्लासेस फ्लो में चल रही है इसलिए मैं वो नहीं कर रहा, है ना, अभी डिस्टर्ब नहीं कर रहा, पर गाना तो गाना ही पड़ेगा, पिछले 6 साल से चल रही है, तो है ना। चलो ऑल द बेस्ट टेस्ट के लिए बेटा।